हम क्या कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसके अंदर क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्लड है वो दो चीजों से मिलके बना है। किस किस से, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। किस किस से मिलके बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना है। प्लाज्मा कितना पार्ट बनाता है ब्लड का, 55% पार्ट बनाता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% पार्ट बनाता है। ठीक है, एक तो आपको परसेंटेज लर्न करनी है। देन इसके बाद में देखो, प्लाज्मा तो लिक्विड फॉर्म हो गई है। इसके अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है ब्लड सेल्स के नाम क्या क्या है? ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। और इधर लिखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब देखो मैंने प्लेटलेट्स को अलग लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स सेल्स में नहीं आती। प्लेटलेट्स हैं वो सेल्स के अंदर नहीं आती, बल्कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेल्स के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। वो जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कि फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के, जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ब्लड सेल्स के बारे में हम लिखेंगे, ब्लड सेल हमारे पास दो टाइप की हैं। कौन कौन सी, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, और कौन सी है, ल्यूकोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स को आगे डिवाइड किया गया है। ल्यूकोसाइट्स को आगे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसका अपने पास एक टेबल था, ये रहा, ये देखो ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को साफ दिख रही है बेटा, ये पिक साफ दिख रही है सबको, के टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट किस बेस पे बोला गया बेटा, कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इनके अंदर क्या भरा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो किस फॉर्म में है। अगर आप इनको देखो, ये देखो ये क्या दे रखी है, ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और क्या आती है, बेसोफिल। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन सेल्स के अंदर अगर आप देख रहे हो तो इनका साइटोप्लाज्म है वो इस तरीके से ग्रेन्स की फॉर्म में दिख रहा है। इनका साइटोप्लाज्म है वो कैसा दिख रहा है, ग्रेन्स की फॉर्म में दिख रहा है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल है। और ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, कि जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेन की फॉर्म में नहीं होता। आप देखो बिल्कुल स्मूथ, अंदर कोई ग्रेन्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ए ग्रेनुलोसाइट दो टाइप की है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके बेटा, तो यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन से ग्रेनुलोसाइट है, कौन से ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने साथ ही इनके फंक्शन भी लिख लिए। वैसे तो हम डिटेल में लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल है, अब न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखो क्या दे रखा है, ट्राइलोब्ड। ट्राइलोब्ड का मतलब क्या होता है, तीन लोब है इसके अंदर। इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने लोब हैं, तीन लोब हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइलोब। ओके, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या दे रखी है, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का जो न्यूक्लियस देखो क्या दे रखा है, बाई लोब्ड, दो लोब है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। न्यूट्रोफिल का थ्री लोब्ड है, इयोसिनोफिल का बाई लोब्ड है। बेसोफिल का देखो, इसके अंदर हम बाई लोब कह भी सकते हैं, दो लोब है, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन इसमें क्या है, एक लोब बड़ा है, एक लोब क्या है, छोटा है। इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, बाई लोब्ड है,
ये क्या है, बाइलोब। लेकिन हम क्या है, न्यूट्रोफिल के लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा। न्यूट्रोफिल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं, PMNL। क्या बोलते हैं, ओ क्या बोलेंगे इसको, PMNL को कट्टी करना पड़ेगा, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। यानी ये अपने न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करती रहती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। किसको, न्यूट्रोफिल को। यहाँ पे ये बता रखा है ये फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जर्म्स को मार के खा जाना। ये क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। कोई भी हमें पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, उससे कौन बचाती है, इओसिनोफिल बचाती है। बेसोफिल क्या है, जब भी हमें एलर्जी होएगी तो बॉडी के अंदर क्या है, स्वेलिंग लाती है, ठीक है, यानी हिस्टामीन का सिक्रेशन करती है। ये हम करेंगे सब डिटेल में, एक बार मैं आप लोगों को पिक्स ही दिखा रही हूँ। देन इसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट दो टाइप की है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स आगे दो टाइप की हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। और मोनोसाइट्स हैं, ये क्या है, न्यूट्रोफिल की तरह फैगोसाइटिक ही होती है। मोनोसाइट है, ये क्या होती है, फैगोसाइट। एक चीज और बता दो, मोनोसाइट्स जब हमारे टिश्यूज में एंटर कर जाती है ना तो ये मैक्रोफेज में बदल जाती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज। यानी मोनोसाइट मैक्रोफेज एक ही बात है। और ये भी क्या होती है, फैगोसाइटिक। ये भी क्या होती है, फैगोसाइटिक होती है। सबके फीचर्स को हम और ज्यादा डिटेल में भी करने वाले हैं, सबके फीचर्स को और ज्यादा डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अच्छा बेटा, सबको यहां तक समझ आ गया, सबको यहां तक समझ आ गया बच्चे। चलो ओके। इसके बाद देखिए, अब हम इनको डिटेल में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लाज्मा करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या कुछ होता है उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो क्या है, वाटर। वाटर कितना परसेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितना पानी होता है।
कितना पानी प्रेजेंट होता है? 90 से 92% पानी हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स के अंदर हम क्या कहेंगे? सबसे पहले आते हैं भाई प्रोटीन। और क्या क्या चीजें हैं अदर एलिमेंट्स में, प्लाज्मा में? प्रोटीन कितने होते हैं? 6 to 8%। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन हैं उनके हम नाम लिखेंगे। सबसे पहला है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन है, ये क्या करता है? एक क्लोटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। क्लोटिंग फैक्टर है ये, क्लोटिंग फैक्टर पता है ना, कि जो क्या है ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं, जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिब्रिनोजन कहां पर बनता है? क्या लिखोगे? प्रोड्यूस्ड इन लीवर। कहां पर प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। दो ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा फिब्रिनोजन पे, कि एक तो ये क्लोटिंग फैक्टर है और दूसरा ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है ग्लोब्यूलिन्स। सेकेंड प्रोटीन कौन सा है? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, यानी बॉडी को क्या है? बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 टाइप का बेटा, अल्फा बीटा गामा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितने टाइप का है? आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कितने टाइप का है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन? 3 टाइप का है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा 3 टाइप का है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अल्फा और बीटा क्या है? वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। मेन ये है गामा ग्लोब्यूलिन, जो क्या है? इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है, डिफेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अल्फा और बीटा के लिए आपको क्या लिखना है? ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाते हैं। और गामा ग्लोब्यूलिन है, जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। थर्ड है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी। हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस समझते हैं बेटा सब? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस आयंस का बैलेंस है, बिल्कुल। ये क्या करता है? आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है बेटा। आयंस का बैलेंस, ना तो हमारी बॉडी के अंदर आयंस और पानी ज्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। ये क्या है? ब्लड की जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। जैसे तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर हम क्या कहते हैं कि ब्लड है वो 5 लीटर है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कितना है? 5 लीटर है। तो भाई 5 लीटर ही रहना चाहिए। ठीक है, ब्लड की जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखना। ब्लड की वॉल्यूम को क्या करना? मेंटेन करके रखना, कि भाई वो 5 लीटर है तो 5 लीटर ही होना चाहिए। हम कहते हैं ना तो बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ना आयंस ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। उसको कौन मेंटेन करता है? उसको कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही मेंटेन करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है, और ब्लड के प्रेशर को भी यही मेंटेन करके रखता है। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड के हम क्या कहेंगे? प्रेशर, उसको भी यही मेंटेन करके रखता है। डन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं ब्लड के अंदर? ठीक है, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो ब्लड में नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो हमें वो याद रख लेने जो है, उसके अलावा वाले नहीं है।
तो मिनरल्स लिखेंगे हम बेटा कि ब्लड के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, सब आयंस की फॉर्म में होंगे, ये तो आपको पता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड, ये इतने मिनरल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद में आपको और क्या याद रखना है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स also present in glucose, amino acid, lipids are also present in प्लाज्मा। ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो क्या है ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होती रहती है। भी जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी साथ साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स क्या है, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और आपको याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंस हैं कि जो लगातार बॉडी के अंदर ब्लड के साथ साथ घूमते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्लाज्मा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सीरम किसे बोलते हैं, सीरम, सीरम किसे बोलते हैं, सीरम किसे बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में से हमें क्या निकाल देना है, क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, क्लोटिंग प्रोटीन्स को निकाल दो, जो चीज बच जाएगी वो क्या होता है, सीरम। क्या निकालना है, क्लोटिंग फैक्टर्स को, क्लोटिंग प्रोटीन्स को निकाल देना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमने जहां पर ब्लड का डायग्राम किया था, ये तो अपना बोन मैरो आ गया, टेबल नहीं बनाया था अपन ने, वो कहाँ चला गया। यस, प्लाज्मा हो गया, 55% पार्ट के बारे में बता दिया। अब हमने करना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% एरिया बनाते हैं। हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों को डिटेल में करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, आरबीसी। अब देखो आरबीसी नहीं कहेंगे, अब हम क्या टर्म यूज करेंगे, इरिथ्रोसाइट्स। क्या टर्म यूज करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि इरिथ्रोसाइट्स हैं वो कितनी होती हैं, मैक्सिमम होती है, याद रखना है। सबसे ज्यादा यही होती है। आप लोगों से ये पूछे, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में हमें कंपैरिजन करना है। प्लेटलेट्स तो खैर सेल्स है ही नहीं, फिर भी मान लो चलो हम कम करना है, तो सबसे ज्यादा क्या है, आरबीसी है, मोस्ट अबंडेंट। क्या लिखना है, मोस्ट अबंडेंट क्या है, लिखेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा मिलने वाली सेल्स कौन सी होती हैं ब्लड के अंदर, आरबीसीज हैं, ठीक है। नंबर कितना है इसका लिखेंगे, नंबर कितना है, 5 मिलियन टू 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ठीक है। क्या बोला है, आरबीसी का नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से ये पूछ सकते हैं आरबीसी कितनी होती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको कैसे लिख देते हैं, 5 to 5.5 मिलियंस, ऐसे लिख देते हैं,
ठीक है, 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ mm-³ इसका मतलब क्या है, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इसका मतलब है मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, ये इसका मतलब है। तो ये क्या होती है, 5 to 5.5 मिलियंस होती है। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, इसकी शेप कैसी होती है, बाई कनकेव। शेप कैसी होती है, बाई कनकेव होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, कैमल और लामा, कैमल एंड लामा, इन दोनों की आरबीसी में, आरबीसी क्या होती है, एक तो होती है ओवल शेप, क्या होती है, ओवल शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, बाई कनकेव होती है। और लामा और कैमल की, लामा क्या होता है, लामा क्या होता है, साउथ अमेरिका के कैमल को लामा बोलते हैं। लामा, लामा क्या है, साउथ अमेरिका का जो कैमल है उसे हम, यानी है कैमल ही, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लामा बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकी आरबीसी क्या होती है, ओवल शेप होती है और विदाउट न्यूक्लियस होती है। क्या होती है, विदाउट न्यूक्लियस। जरा कोई मुझे बताएगा किस एनिमल की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, उसी में से ही है। कॉकरोच, नो। वेरी गुड, किसने बताया है, राजविंदर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। फ्रॉग की आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, फ्रॉग की आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, कैमल और लामा है, इनकी आरबीसी क्या होती है, ओवल शेप होती है। अब क्या है, बाई कनकेव कैसा होता है भाई, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसी होती है इसकी आरबीसी की शेप। नेक्स्ट लिखो, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसकी शेप ऐसी होती है, इसकी शेप की वजह से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट, रेड कलर का क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और एक और चीज इसके अंदर होती है बेटा, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बस दो ही चीजें होती हैं आरबीसी के अंदर, तीसरी कोई चीज नहीं होती, ना न्यूक्लियस होता है, ना कोई सेल ऑर्गेनेल होता है, कुछ भी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर एक तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, लेकिन आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, कह रहे हैं कि आरबीसी है वो अपने अंदर से न्यूक्लियस तक को निकाल के बाहर फेंक देती है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, सारी चीजों को निकाल निकाल के बाहर फेंक देती है। क्यों फेंक देती है भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके। अब देखो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करती है,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। ये क्या करती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, सेल है तो भाई रेस्पिरेशन तो होगा ही, लेकिन ये क्या करती है? एनएरोबिक। एरोबिक क्यों नहीं करती? एरोबिक हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भाई इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। अगर ये ऑक्सीजन को यूज करने लगी तो फिर तो चल गया काम। ठीक है, खुद यूज नहीं करेगी बट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी। पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये क्या करती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन की एचबी की वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचबी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 100 ml में कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम ऑफ एचबी होना चाहिए। कितने ब्लड में? 100 ml ब्लड में। ओके, 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हीमो, या देखो हीमोग्लोबिन, तो यहां से देखो नाम से ही पता चल रहा है। हीम, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो ये आयरन और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, किससे मिलके बना होता है? आयरन और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 12 से 16 ग्राम जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो कितने ब्लड के अंदर बताया गया है? 100 ml ब्लड के अंदर बताया है। लेकिन टोटल हमारे अंदर कितना ब्लड होता है? टोटल अगर हम अमाउंट देखें तो हमारे अंदर कितना होता है? 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर। और ये किसका बता रखा है? ये 100 ml का बता रखा है कि 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और हमें पढ़नी है कि ये, हाँ यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां? कहां से कहां लेके जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू टू लंग्स। टिश्यू टू लंग्स, यानी लंग्स में लेके जाता है ताकि लंग से इसको बाहर आउटसाइड फेंक दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? आरबीसी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो हीमोग्लोबिन है, एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। और एचबी किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बांध लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेगा और टिश्यू से कहां पे ले जाएगा? लंग्स में, ताकि लंग्स से इसको बाहर भेजा जा सके। ठीक है, ये क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि इसने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है तो खुद ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगी। उसके बाद 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हम कहेंगे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो क्या बोलोगे बेटा? आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि एचबी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? एचबी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पूरी बॉडी में जाता है, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां ऑक्सीजन को भेजता जाता है। बिल्कुल सही अर्पिता, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। कहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। कहां पर होता है आरबीसी का फॉर्मेशन? कोई मुझे बता सकता है? इरिथ्रोपोइसिस
वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। बोन मैरो नहीं बोलोगे, बोलोगे रेड बोन मैरो। कहां पे बनता है रेड बोन मैरो? इन अडल्ट, ठीक है, रेड बोन मैरो। देखो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूं कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से सेल्स बनती हैं। देखो इस डायग्राम के अंदर क्या शो किया, यहां पर हमें देखो एक चीज तुम्हें ये पता है बोन मैरो क्या होता है। सबसे पहले तो बोन मैरो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे ये लंबी हड्डी दिखा रखी है, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स हैं, हमारी बॉडी की क्या है, जो लॉन्ग बोन्स हैं, इन लॉन्ग बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू भरा हुआ होता है जिसे हम फैटी टिश्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, बोन मैरो की बात बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, क्या बोला है, ये स्पॉन्जी बोन है। स्पॉन्जी बोन का मतलब अंदर से बोन्स है वो खोखली है, लंबी बोन्स है, और इसके अंदर यहां पर रेड कलर का बोन मैरो है तो इसे बोलते हैं रेड बोन मैरो। और इसी बोन के अंदर आपको दिख रहा है इतना पोर्शन, आपको दिख रहा है इसी बोन के अंदर यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, येलो कलर का बोन मैरो भरा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे, एक ही बोन के अंदर दो हिस्से हैं, एक में क्या है रेड कलर का क्या भरा हुआ है, बोन मैरो भरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। दूसरे के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि उसी बोन के एक हिस्से में येलो कलर का बोन मैरो भरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। तो आपको याद रखना है कि येलो बोन मैरो में क्या होता है, यहां पे क्या होता है, लिपिड्स स्टोर रहता है, लिपिड्स बनता है येलो बोन मैरो के अंदर। येलो बोन मैरो है, ये येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, येलो होने का रीजन क्या है, यहाँ पे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, या फिर हम क्या बोलेंगे फैटी टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू, फैट्स होते हैं। जिस एरिया में फैट्स होते हैं वहां पर येलो कलर का बोन मैरो होता है। और ये क्या है, फैटी टिश्यू है तो ये लिपिड्स फैट वगैरह बनाने में हेल्प भी करता है, ये क्या है, फैट्स बनाने में हेल्प भी करता है। और ये जो रेड कलर का बोन मैरो है ना, ये क्या करता है, सारी की सारी ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। यानी ब्लड के अंदर क्या है, हमारे स्टेम सेल्स होती हैं जिनके अंदर, स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, स्टेम सेल के अंदर ये पावर होती है जिससे हम कैंसर वगैरह का इलाज भी कर सकते हैं। जैसे आप मूवीज वगैरह में सुनते नहीं है कि किसी को कैंसर है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया भाई। ठीक है, कोई भाई बहन है तो उसका बोन मैरो लेके उसमें कैंसर का इलाज किया है। तो बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं। इन स्टेम सेल से हम क्या है, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल दिखा रखी है बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स भी बनती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनती हैं, प्लेटलेट्स भी बनते हैं। लेकिन प्लेटलेट्स क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं सेल्स के। कौन सी सेल्स की, मेगा कैरियोसाइट्स। ये भी कहां पे पड़ी होती हैं, रेड बोन मैरो के अंदर ही पड़ी होती हैं। ठीक है भाई, ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, एनीमिया क्या होता है। एनीमिया कब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एनीमिया है, इसका मतलब क्या होती है, खून की कमी, है ना। कब होगा, लो एचबी है, या फिर हम क्या कहें, लो काउंट ऑफ आरबीसी है, रेड ब्लड सेल की काउंट कम है, या फिर क्या है, एचबी अगर हमारे अंदर कम है तो हमें क्या है, डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है,
ये किसकी वजह से होता है? एनीमिया किसकी वजह से होता है? अगर हमारी डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो एनीमिया के लिए हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। आयरन अगर हमारी डाइट के अंदर नहीं है, अगर हम आयरन नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। बिल्कुल, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एक होता है बेटा परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ये भी लिख लो, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है? विटामिन B12 की कमी हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। परनीशियस एनीमिया क्यों हो जाता है? विटामिन B12 की हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है ना बेटा, तो आरबीसी मैच्योर नहीं होती। आरबीसी अगर मैच्योर नहीं होएगी तो भाई वो हीमोग्लोबिन को कैसे कैरी करेगी? ओके, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 क्या होगा? आरबीसी डज नॉट मैच्योर, आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी। अगर आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी तो वो कैसे हीमोग्लोबिन को कैरी करेंगी, कैसे पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाएगी? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम WBC, ल्यूकोसाइट्स। हेडिंग लगाइए WBC, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स हैं, ये पहला क्या है? कलरलेस होती है। आरबीसी तो जैसे रेड कलर की दिखती है ना, ये कैसी होती है? कलरलेस होती है। इनकी काउंट हम पढ़ेंगे। अच्छा, आरबीसी का लाइफ स्पैन आप लोगों से पूछ सकते हैं, वैसे तो सबको आता है, बता दो आरबीसी का लाइफ स्पैन, जल्दी से बता दो मुझे। 120 दिन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबको पता ही है ना। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है। ल्यूकोसाइट्स की काउंट कितनी होती है? 6000 से 8000, 6000 से 8000 मिलियन मिली क्यूबिक, है ना। इसके बाद में हम क्या बोलेंगे? इनका अलग अलग हम कहते हैं शेप होती है ना। अच्छा, एक टर्म और पढ़ेंगे यहां पे, क्या होती है? डायपिडेसिस। डायपिडेसिस, डायपिडेसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स थ्रू कैपिलरीज, थ्रू कैपिलरीज। आप लोगों के ना सिलेबस में हम पढ़ते हैं लिम्फ होता है बेटा, लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है? जैसे हम ये पढ़ते हैं कि ये आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है। और वेन को हम किस कलर की बनाते हैं बेटा? ब्लू कलर की बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अनप्योर ब्लड होता है। आर्टरीज और वेन्स आपस में एक जाल से जुड़ी होती हैं, एक कैपिलरीज के जाल से जुड़ी होती है। यहाँ पे एक जाल सा होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? आर्टरी। आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये क्या है? वेन। वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है? अनप्योर ब्लड। और दोनों को जोड़ने वाला जो जाल है इसे क्या बोलते हैं? कैपिलरी। अब कैपिलरी के अंदर क्या होता है? कैपिलरी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अपनी चाय छानने वाली छलनी नहीं होती, उसी तरीके से छोटे छोटे पोर्स होंगे, और यहां से हम ये कहते हैं कि WBC बाहर निकल सकती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की कैपिलरी से जो मूवमेंट होती है ना, और वो फिर बाद में क्या बनाता है? लिम्फ बनाता है। यहाँ पर लिक्विड फैला होता है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं जिसे, पढ़ेंगे हम इसे डिटेल के अंदर।
जिसे हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। यहाँ पे लिम्फ वेसल्स होती हैं, उन लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो करता है। ओके, तो WBC का कैपिलरीज के थ्रू अगर बाहर निकलना हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डायपिडेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, डायपिडेसिस। ठीक है, आगे हम टाइप्स करेंगे ल्यूकोसाइट्स के। ल्यूकोसाइट्स के हम क्या करेंगे, टाइप्स, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स, दो हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स इसके अंदर, यानी इनका जो साइटोप्लाज्म है वो स्मूथ सा था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा, बी लिम्फोसाइट्स और क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स है ना वो कहां पर मेच्योर होते हैं, बी का मतलब है बोन मैरो, मेच्योर इन बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट्स हैं ये कहां पर मेच्योर होते हैं, मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड, इसीलिए इसका टी वहां पे पहुंच गया। ठीक है, मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्या कहेंगे कि ल्यूकोसाइट्स में, ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फोसाइट पढ़ रहे हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स है वो कहां पर मेच्योर होते हैं, बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स कहां पर मेच्योर होंगे, थाइमस ग्लैंड के अंदर मेच्योर होते हैं। टोटल WBC का ये 20 से 25% होती हैं, 20 से 25% होती हैं टोटल WBC का। ओके, इनका मेन काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। दोनों के बारे में बता देती हूं बेटा। बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि जो ये बी लिम्फोसाइट है ना, ये राजा की तरह खुद बैठी रहती है और अपने साथियों को, अपनी सेना को भेज देती है कि जाओ भाई जर्म्स को मार के आओ। ठीक है, यानी बी लिम्फोसाइट्स इस तरीके से वाई शेप के एंटीबॉडीज को भेज देती है। ये क्या करती है, रिलीज एंटीबॉडी, और जर्म्स को मारने के लिए कहती है, खुद नहीं मारती। ठीक है, इनको भेजती है कि जाके जर्म्स को मार के आओ, तो एंटीबॉडी को रिलीज करती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, इसे बोलते हैं AMIS। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी मिलती है ना उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये तो भाई बहादुर हैं, ये तो खुद जाती हैं, खुद जाके मारती हैं, यानी ये क्या है, सेल्स बनाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, सेल्स बनाती हैं, और उन सेल्स के साथ ये चार टाइप की होती हैं, किलर, सप्रेसर, हेल्पर, यानी जो खुद जा जाके जर्म्स को किल करती हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन बनाती है, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोवाइड करती हैं, देखो एक चीज तुम्हें और याद रखनी है बेटा, क्या कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स बनते दोनों कहां पर हैं, बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। बनते दोनों कहां पर हैं, बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, लेकिन दोनों मिच्योर कहां पर होते हैं, एक ये बोन मैरो में ही बनता है, बोन मैरो में ही मिच्योर हो जाता है। ये क्या है, बोन मैरो में बनता है लेकिन मिच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बना देते हैं। ओके, चलो भाई
आगे हम क्या कर रहे थे, टी लिम्फोसाइट्स ये क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी ये 4 टाइप की सेल्स बनाता है बेटा। कौन कौन सी, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, और हम क्या बोलेंगे, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी सेल। ठीक है, जब भी कोई जर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो सबसे पहला मैसेज पता है किसको मिलता है, हेल्पर को मिलता है। सबसे पहला मैसेज हेल्पर को मिलता है कि हमारी बॉडी में कोई आ गया। ठीक है, हेल्पर जाके किलर को मैसेज देती है कि भाई बॉडी के अंदर जर्म्स आ गए हैं, चलो वहां पे जाके उनको मारना है। फटाफट ये भागी भागी जाती हैं और जर्म्स को मारना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये फुल गुस्से में होती है, जर्म्स को मारी जा रही है, वो मर भी जाते हैं, उसके बाद भी ये क्या है, रुकती नहीं है। फिर ये सप्रेसर सेल आती हैं, ये आके कहती है भाई बस करो, अपनी बॉडी की सेल्स को मारना शुरू कर दिया तुमने, जर्म्स तो मर चुका है। ठीक है, फिर ये सप्रेसर है वो इनको सबको शांत करती है, और मेमोरी सेल है ये लाइफ टाइम के लिए याद रखती है ये जर्म पहले भी हमारी बॉडी में आया था। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि भाई जो कौन सी, हाँ चिकन पॉक्स है, उसके लिए क्या बोलते हैं कि भाई अगर एक बार हमारे हो गया ना तो फिर दोबारा कभी नहीं होता, ये कहते हैं। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक बार जब ये होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और मेमोरी सेल ये काम करती है, याद रखती है कि भाई अगर दोबारा सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो भाई एंटीबॉडीज बने हुए हैं, बस उन्होंने जाके उसको मार देना है। ठीक है, ओके भाई, चलो तो लिम्फोसाइट्स का काम हो गया है। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, इनका राउंडेड न्यूक्लियस होता है और लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। लिम्फोसाइट्स में हम क्या कहेंगे कि राउंडेड न्यूक्लियस होता है और लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। लिटिल क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। डन, ये हो गया अपना। अब इसके बाद में हम ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट्स कर लिए हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, मोनोसाइट्स भी कर लेते हैं भाई। कौन सी कर लेते हैं, मोनोसाइट्स को भी कर लेते हैं। मोनोसाइट्स लिखो, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होती हैं मोनोसाइट्स, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। पहला पॉइंट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, साइज में बहुत ज्यादा ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, अमीबॉयड शेप होती है। इनकी शेप कैसी होती है, अमीबा जैसी, अमीबॉयड शेप, यानी ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अमीबा जैसे अपनी शेप को चेंज कर सकता है। फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, खा जाने वाला, खा जाने वाला। ये कोई, अब जैसे अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो क्या कहते हैं, मार मार के छोड़ देते हैं। ठीक है, खाते ही नहीं है। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, गए जहां पर भी जो था उसको क्या है, मार दिया बस। ठीक है, खाते नहीं हैं, ये क्या है, मारते हैं और मार के खा भी जाते हैं। फैगोसाइटिक इन नेचर, मार कर, जर्म्स को मार के क्या करना, खा जाना। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, न्यूक्लियस है वो ऐसे किडनी शेप या फिर हॉर्स शू शेप होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा, किडनी शेप या फिर क्या बोलेंगे, हॉर्स शू शेप होता है। किडनी शेप या फिर हॉर्स शू शेप होगा। ठीक है, मोनोसाइट्स हैं, जब ये टिश्यूज में एंटर कर जाती हैं तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ नहीं,
आप ये कहते हो मोनोसाइट का दूसरा नाम मैक्रोफेज है, बस। जैसे हमारे घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, वैसे ही मोनोसाइट का नाम टिश्यूज में जाके बदल जाता है, क्या हो जाता है? मैक्रोफेज। क्या लिखोगे? मोनोसाइट जब कहां पर एंटर करती हैं? एंटर इन टिश्यू, टिश्यू में चली जाती है, तो वहां पर हम इसे क्या कहते हैं? मैक्रोफेज, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है ना। मैक्रो, मैक्रो बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आगे 3 टाइप के हैं, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। चलो भी नेक्स्ट फटाफट से कर लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट सबसे पहले हम लिखेंगे इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। 3 टाइप के हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल पहले इनके अपना क्या है, परसेंटेज लिख लेते हैं। ये कितनी होती है? 2 से 3%। आगे 0 से 1%, 60 to 65%। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज्यादा होती हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, कौन सी सबसे ज्यादा है? मोस्ट अबंडेंट है, न्यूट्रोफिल्स हैं। कौन सी सबसे ज्यादा है? आप देखो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब्ड होता है। न्यूक्लियस कितना होगा? बाइलोब्ड। 2 लोब होंगे न्यूक्लियस के अंदर। क्या होंगे? न्यूक्लियस के अंदर 2 लोब होंगे। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं बेटा, इनके अंदर ना छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स के अंदर क्या भरा होता है? एंजाइम्स भरे होते हैं। ग्रेन्स में क्या भरा होता है? एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स भरे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम भरे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। परऑक्सीडेज एंजाइम भरा होता है, परऑक्सीडेज एंजाइम भरा होता है। ठीक है, याद रखना है कि इओसिनोफिल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, उन ग्रेन्स के अंदर क्या है? एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो ये एंजाइम्स किसकी तरह काम करेंगे? आपसे पूछ सकते हैं कि ये एंजाइम्स हैं, ये किसकी तरह? जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, ये किस सेल ऑर्गेनेल में होते हैं बेटा? लाइसोसोम में। तो ये एंजाइम्स भरे होने की वजह से इओसिनोफिल है वो लाइसोसोम की तरह वर्क करती है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं ना। तो ये किसकी तरह काम करती है? लाइसोसोम की तरह काम करती है। क्या करती है लाइसोसोम की तरह? इओसिनोफिल वर्क एज लाइसोसोम। लाइसोसोम, इओसिनोफिल है वो लाइसोसोम की तरह कैसे काम करती है? लिखेंगे इसके अंदर कि ये क्या करती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासिटिक कोई भी इंफेक्शन है उस पैरासाइट के साथ जाके चिपक जाएंगी। जैसे मान लो ये पैरासाइट है, ये क्या है? पैरासाइट आया हुआ है, ये बड़े बड़े दांत है ना, तो इसके साथ जाके इओसिनोफिल चिपक जाएगी। इसके साथ जाके इओसिनोफिल है, ये कौन है? पैरासाइट है, पैरासाइट है, और इसके साथ कौन चिपक गई? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल है, ये इसके साथ जाके चिपक जाएगी और उसको क्या करेगी? जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसके ऊपर रिलीज कर देगी ताकि वो क्या है? मर जाए। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? रिलीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देगी और प्रिवेंट फ्रॉम
पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करेगी? इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये क्या है? एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टी भी रखती है। एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा? कि अगर हमें एलर्जी है ना, तो एलर्जी के टाइम हमारी बॉडी से हिस्टामीन रिलीज होता है। जैसे मान लो हम ये कहें कि हमें कीड़ी खा गई, ठीक है। कईयों को क्या होता है, अगर कीड़ी भी लड़ जाए ना तो पूरी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े धब्बड़ से हो जाते हैं ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। कभी मान लो बहुत ज्यादा बड़ा धब्बड़ हो गया, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। अब कीड़ी लड़ गई तो हम कोई मेडिसिन थोड़ी ना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने यही बता रखा है कि जो इओसिनोफिल है ये एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टीज रखती है। जब हमें किसी भी चीज से एलर्जी है तो हमारी बॉडी में हिस्टामीन सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट? जैसे मान लो मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो जैसे ही मैं डस्ट के कांटेक्ट में आऊंगी ना, तो मेरी बॉडी से हिस्टामीन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा और मुझे छींकें आने लग जाएगी, मेरी आंख से पानी आने लग जाएगा, नाक बहने लग जाएगी, है ना। तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद उसी टाइम इओसिनोफिल क्या करेंगी? एंटीहिस्टामीन सिक्रीट करती है और वो हिस्टामीन को खत्म करती है ताकि हमें एलर्जी से बचाया जा सके, ठीक है। हिस्टामीन सिक्रीट हो रहा था, ये क्या सिक्रीट करेगी? एंटीहिस्टामीन सिक्रीट करेगी और उस हिस्टामीन को क्या करेगी? खत्म करेगी ताकि एलर्जी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इओसिनोफिल क्या करती है? एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टीज रखती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि एलर्जी की कंडीशन में इओसिनोफिल की काउंट बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ भाई। एलर्जी के टाइम, एलर्जी है, अगर आप लोगों को एलर्जी की कंडीशन है, एलर्जी कंडीशन में इओसिनोफिल इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? बोलो बेटा, जल्दी बोलो, आंसर दो। इंक्रीज, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्या होंगी? इओसिनोफिल है वो इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी एंटीहिस्टामीन सिक्रीट करेंगी ताकि एलर्जी से हम लोग बच सकें, एलर्जी को हम क्या कर सकें? खत्म कर सकें, ठीक है भाई। समझ में आ गया? आप देखो ग्रैनुलोसाइट में आगे है बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, तो वो बेटा फिर आपका कल शुरू करेंगे, ठीक है। वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ओके।